हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स न्यूज़ का रैपिड राउंड अप। जी हां दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जिसमें कि एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सारी न्यूज़ का सक्सेंट कवरेज, साथ ही साथ इसमें किस तरह के एमसीक्यू आएंगे और स्टैटिक के वो पोर्शन जो इन खबरों के न्यूज़ में आने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, अब आपको उनको रिवाइज कर लेना चाहिए, ब्रशअप कर लेना चाहिए, उन सबको मेंशन करते हुए, थोड़ा रिवाइज करते हुए हम सब आज की न्यूज़ का रैपिड कवरेज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट माइक्रो क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, कोई भी योजना से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो तुरंत किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के एंटेने खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत उसको नोट कर लेते हैं कि ये तो ज़रूर किसी ना किसी एग्जाम में एमसीक्यू के पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, किसी भी स्कीम से रिलेटेड ये स्कीम किसके लिए बनी है, इसके क्या एकदम मेन सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या इसमें ऐसा अलग है जिसके ज़रिए किसी वर्ग को हेल्प पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में क्या दिया है। न्यूज़ बता रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू। एमओयू मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि एमओयू जो है वो कोई अग्रीमेंट नहीं है, ये एक तरह का ऐसा अग्रीमेंट है कि हम आगे चल के अग्रीमेंट करेंगे। तो मैक्सिमम एमओयूज आगे चल के किसी भी एक्शन में परिवर्तित नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ जो इस बार एमओयू हुआ है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच में और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है। दोनों गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अग्रीमेंट एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो माइक्रो क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर्स वाली योजना है, इसमें हाउसिंग मिनिस्ट्री ने किस एजेंसी के साथ अग्रीमेंट किया है। ठीक है, कोई बोलेगा आरबीआई, कोई बोलेगा मुद्रा योजना के तहत इनको दिया जा रहा है या स्टार्टअप इंडिया के तहत दिया जा रहा है, तो नहीं, सिडबी के साथ एक एमओयू हुआ है और सिडबी के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इनको क्रेडिट या लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? ठेले वाले, खोमचे वाले या फुटपाथ पे जो रेडी लगाते हैं। ठीक है, आम भाषा में इन्हें ठेले वाले, खोमचे वाले या रेडी वाले कहा जाता है। इन्हें कुछ भी सामान बेचते हुए, खाने पीने का आइटम, प्लास्टिक का सामान, ये सब बेचते हुए आप देख सकते हैं बड़े शहरों में ठेलों पर कपड़ों से लेके, फाइल से लेके, किताबों से लेके सब कुछ बिकता है। ठीक है, तो इसमें इनको देखिए, इनके पास न खुद की दुकान है, न सोचने की बात है इनके पास खुद का कोई एसेट भी नहीं होगा जिसे गिरवी रखकर ये लोन ले सकेंगे। ठीक है, एक ठेले पे समझिए अगर 2-3 हज़ार का सामान डाल के भी एक आदमी बेचना चालू करने की कोशिश करे कोई, ये आपको ध्यान देना है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे पहला फायदा उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो शहर में रहने वाले मजदूर थे, शहरी मजदूर थे, जिनकी जॉब्स चली गई लॉकडाउन में। ठीक है, तो वो अब अपनी जीविका कैसे कमाएं, उसके लिए कुछ तो उन्हें सेविंग्स या कुछ तो इनिशियल कैपिटल उन्हें देना पड़ेगा, सीड कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुद्रा योजना और इस तरह की स्कीम्स के तहत छोटे बिजनेसमैन को दिया जाता है। एमएसएमई वगैरह के लिए सरकारों की बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, लेकिन जो एकदम ही नीचे इस पूरे, अब समझिए टोटेम पोल में, इस पूरे चेन के सबसे नीचे जो आते हैं, जिसको 2,000-3,000 रुपए देके वो एक ठेले में भरने लायक सामान खरीद ले सकता है, तो उसको कौन लोन देगा? तो उसके लिए सिडबी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ये भी देखने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का ये अग्रीमेंट है, तो शहरों में हम इस तरह के ठेले वालों के लिए ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं। तो सिडबी इसके लिए इम्प्लीमेंटेज, अब क्या बताया जा रहा है कि एमओयू ने ऑथराइज किया है सिडबी एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि को पीएम स्वनिधि कहा जाता है। द स्कीम विल बी अंडर द गाइडलाइंस सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अगेन एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि के लिए? कोई मिनिस्ट्री का नाम ले लेगा, ठीक है, या उसमें कुछ भी कोई ज़बरदस्ती नीति आयोग बोल दे सकता है। तो इसमें तो इस तरह के आपको ऑप्शन में आप अचानक से कंफ्यूज हो जा सकते हैं अगर आपने बढ़िया से नोट्स बना के नहीं रखे हैं कोई भी स्कीम और इस तरह की चीज़ों को पढ़े, तो ऐसे अपने आप से ही सवाल पूछते चलिए कि ये क्या स्कीम है, किसके लिए है, कौन इंप्लीमेंट करेगा, किसने बनाया है, कोई अमाउंट इन्वॉल्व है, कोई ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, कोई जियोग्राफी इन्वॉल्व है कि सिर्फ यहीं के लिए होगा इस तरह से, तो और मेंस के लिए ये क्यों ये स्कीम आई है। ठीक है, इस तरह से सोचते हुए, अपने आप से पूछते हुए आपको कोई भी न्यूज़ को पढ़ना है। बाकी मैं तो इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में बात पूरी घुस जाएगी। ठीक है, तो द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जून 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड urban affairs with a target to provide financial support to more than 50 lakh street vendors across the country। देखिए हमारे देश में ये ठेले वाले, खोमचे वाले, रेडी वाले 50 लाख लोग हैं। ठीक है, 50 लाख लोग, एक इंसान पे 4 इंसान
निर्भर रहते हैं। एवरेज हाउस होल्ड साइज हमारे देश में 5 लोगों का है, तो 50 लाख लोग, यानी अगर इन 50 लाख लोगों को सहायता पहुंचेगी तो वो सहायता 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये 2.5 करोड़ लोग एकदम ही हाशिए पे, समाज के एकदम गरीबी रेखा के नीचे या एकदम गरीबी रेखा पर जीने वाले लोग हैं, जिनको हमारे हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो उन लोगों की हेल्प के लिए बहुत बढ़िया स्कीम भारत सरकार ने निकाली है। इसमें क्या क्या होगा देखिए, स्ट्रीट वेंडर जो है ए लोन ऑफ अप टू ₹10,000 अंडर द स्कीम। जैसे कि मैंने बताया था, एक ठेले वाले को अपना ठेला चालू करने के लिए बहुत ही थोड़े से सीड कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि ये लोग एकदम गरीबी रेखा के आसपास ही जीते हैं, तो इसके लिए ये 10,000 8,000 रुपये जुटाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसका लोन आप सोच सकते हैं, कोई इंसान कहीं जाए बैंक में 5,000 का लोन लेने के लिए, उसकी क्या स्थिति होगी, वो कैसा एक इंसान होगा जिसको कि इस तरह की हेल्प की आवश्यकता है और उसे हमारे इस हेल्प की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी स्कीम ये बनाई गई है, 10,000 रुपये तक का लोन उसे दिया जाएगा। ये अमाउंट MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि PM स्वनिधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कितने अमाउंट तक का लोन अवेल करने के लिए छूट दी जाएगी। तो अगर मैंने जो ठेले वाले, खोमचे वाले इस तरह का आपके दिमाग में पिक्चर बनाया, तो इससे सीधा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोई ठेले वाला जाके लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन नहीं मांगने वाला है, ना कोई किसी ठेले वाले को लाख 10 लाख का लोन देने वाला है। ठीक है, उसे ऐसे ही 5,000 10,000 तक रुपए की लोन की ही ज़रूरत है और उसे उतना ही लोन दिया भी जा सकता है। ठीक है, तो 10,000 रुपये तक की उसे लोन दिया जाएगा, विच हैज़ टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देयर विल बी नो penalty for early repayment of the loan amount. For repayment of loan or credit, monthly installments can be availed by the vendor. ठीक है, 10,000 रुपये उसको लोन दिया जाएगा, साल भर में उस आदमी को ये लोन चुकाना है। ठीक है, 2 साल भर में अगर इंटरेस्ट भी है, लेकिन देखिए कि जिस पे 7% इंटरेस्ट है, आइडियल होता है इस पर अगर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता उस इंसान पे, लेकिन 7% का इंटरेस्ट लगाया गया है साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो 10,700 रुपये से वापस करने हैं। ठीक है, वो 10,700 रुपये से वापस करने हैं, विच हाउएवर विल बी क्रेडिटेड बैक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस टू द बैंक अकाउंट्स ऑन द बेनिफिशियरी एज इंटरेस्ट सब्सिडी इफ द बेनिफिशियरी इज एबल टू मेक टाइमली रीपेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। तो देखिए, ये थोड़ा और घुमा फिरा के इसमें बात है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है कि लोन पे इंटरेस्ट तो लगता है, बैंक को वो इंटरेस्ट मिलता है, पर गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा बैंक को दे देती है या जिसने चुकाया है उसको वापस कर देती है, इस शर्त पे कि आप लोन बराबर चुकाइए, अपना इंस्टॉलमेंट आप बराबर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि कहा जाता है कि लोगों में एक तरह का, जैसे कई बार कहा जाता था कि किसानों के लोन्स जो बार बार माफ़ कर दिए जाते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि किसान लोन लेके वापस ही नहीं करता था, सोचता था कि कल को भाई लोन हमारा माफ़ हो जाएगा तो ये जितनी इंस्टॉलमेंट मैंने दे दी वो तो बेकार चली जाएंगी ना। तो मतलब कोई अगर 5-6 बार अच्छे से इंस्टॉलमेंट दे रहा है और किसी ने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो भाई लोन तो सबके माफ़ हो गए। तो इसमें तो वो बेवकूफ़ बन गया जिसने लोन नहीं चुकाया, जिसने लोन एक्चुअली चुका दिया, जो बराबर से इंटरेस्ट दे रहा, अपना इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सब भर रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये, जिसको कहते हैं लोन हाइजीन, एक हेल्दी हैबिट बनाने के लिए अब इस तरह से इंटरेस्ट सबवेंशन करते हैं कि आप अपनी तरफ से लोन की इंस्टॉलमेंट दीजिए, उसमें से जो इंटरेस्ट है वो पैसा गवर्नमेंट आपको या बैंक को वापस कर देगी। तो देखिए, वैसा ही स्कीम इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10,000 रुपये का लोन उसे मिलेगा, 10,000 तक के अमाउंट का, अप टू 10,000 उसे साल भर में चुकाना है। 7% इंटरेस्ट है, लेकिन वो पैसा वापस जो आदमी जिसने लोन लिया है, ठेले वाले ने, उसको गवर्नमेंट वापस कर देगी वो पैसा क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर उसको वापस करती जाएगी। तो ऐसा आप मान के चलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड इन अ फेज्ड मैनर विद अ टोटल ऑफ 108 सिटीज बीइंग सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट फेज, विच इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, जुलाई 2020 से ये स्कीम चालू होगी। ठीक है, टू इंश्योर कोलैटरल फ्री क्रेडिट अंडर द स्कीम। कोलैटरल क्या होता है? किसी भी लोन के एवज में जो गारंटी रखी जाती है, तो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी हो, कोई लोन हो और किसी तरह का सामान अगर ऐसा हो जिसको वो जाके गिरवी रख सके, तो उसको कोलैटरल कहा जाता है। कोई भी सामान, यानी गाड़ी या घर या दुकान आप खरीदते हैं, तो वो सामान ही अपने आप में कोलैटरल हो जाता है कि अगर आप वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आके गाड़ी ले जाएगा या बैंक वो घर को पोजेस कर लेगा। पर अगर आप ऐसा बिजनेस करने के लिए ठेले वाले, अब बैंक ये तो नहीं कह सकता कि ठेले का सामान हम उठा के ले जाएंगे, आपको 5,000 का लोन दिया था, उससे बैंक को क्या ही रिक्यूपरेट होगा। ठीक है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट इसमें मिलेगा। तो क्रेडिट गारंटी फॉर द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी मैनेज्ड बाय सिडबी थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है। आने वाले दिनों में देश भर में जो छोटे और मझोले कद के व्यापारी हैं
हैं उनको जो लोन दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा लोन उनके बीच में बांटा जाएगा। 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पैसा बांटा जाने वाला है। उसमें से अधिकतर क्रेडिट की गारंटी इस एजेंसी के थ्रू दी जाएगी। तो ये एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है सडनली। इसके बारे में पूरा रीडअप करके कैसे इसकी स्थापना हुई, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और किन शर्तों के तहत ये क्रेडिट गारंटी देता है, किसकी तरफ एम्ड है, ये सब नोट करके आपको रखना चाहिए। आराम से किसी भी एग्जाम में इस पर एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, ये थी और दिस न्यूज़। तो चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो कि है इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका परमानेंट मेंबर बनना भारत का सालों से सपना है। अब देखिए फाइनली इंडिया जाके उसका प्रेसिडेंट बन गया है। तो लेकिन क्या हमारा सपना साकार हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होना चाहिए 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 15 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, तो उसमें से इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर एक बन गया है। उसमें जाके 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो उसमें से इंडिया भी वहाँ पर इलेक्ट हुआ है। कह रहे हैं कि 192 में से 184 वोट इंडिया को मिले हैं। जनरली पाकिस्तान, चाइना और इनसे रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ साथ में जो कंट्रीज़ इनकी एलाइज हैं, वो इंडिया के सपोर्ट में वोट नहीं करती हैं। नहीं तो इन जनरल सारे देश जनरल असेंबली के देखिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएन पीस कीपिंग वगैरह में। और इंडिया के सॉफ्ट पावर की वजह से इंडिया का दुनिया में काफ़ी गुडविल चलता है। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेंस में आंसर लिखने के लिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही क्रक्स है हमारा ये सॉफ्ट पावर। इसको आप गूगल करके इसमें इसका मतलब क्या है, इस पर एक शॉर्ट नोट बना के प्रिपेयर रखिए। इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में GS3 के पेपर में, तो आप GS2 में भी आ सकता है, तो उसमें आपको ये बात मेंशन करनी है अबाउट आवर सॉफ्ट पावर। ठीक है, देखिए हमारे सॉफ्ट पावर का कमाल, दुनिया के मैक्सिमम देश हमको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ साथ जो है नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको भी इलेक्ट हुए थे। तो पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज रोटेटेड अमॉन्ग द 15 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, 15 जो मेंबर स्टेट है, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। इसमें हर मंथ किया जाता है, 1 महीने के लिए कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। तो उसमें इंडिया अगस्त के महीने के लिए प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो कोई क्या ही पूछेगा, और अब ऐसे तो सबको, सारे एस्पिरेंट्स को मालूम ही है। ठीक है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन है वो आपको पता है, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूके। ठीक है, तो बेसिकली जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी उस समय जितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन थे उनको परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई थी, ये सोच के कि भाई जो कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है उनके बीच में आपस में युद्ध नहीं होना चाहिए, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो किसी भी मामले पे ये पांचों सहमति व्यक्त करेंगे, कोई भी एक देश वीटो नहीं करेगा, तो वही मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परस्यू करेगी इस तरह से। उसके बाद आज की डेट में हालांकि दुनिया में 11 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उस लॉजिक से इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था। इजराइल से लेके इंडिया और इस तरह के कंट्रीज़ को, इंडिया, पाकिस्तान, सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। नॉर्थ कोरिया भी उस लॉजिक से आ जाएगा इसके अंदर में, पर उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये पावर जो है ऐसी चीज़ है कोई दूसरों के साथ बांटा नहीं चाहता है। ठीक है, तो द रिमेनिंग 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड अमॉन्ग द अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एज कंपेयर टू द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द यूएनएससी इज द only authorized body under the United Nations that can issue a binding resolution on the member states if the members of the council vote in favor of the resolution। ठीक है, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ताकत है इनके पास। जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, सोवरेनिटी यानी संप्रभुता जिसे कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में मेंशन्ड है। सोवरेनिटी का मतलब है कि अपने देश के जो भी मुद्दे हैं, जो भी मामले हैं, उनके लिए हम, वो देश खुद फाइनल अथॉरिटी है। कोई बाहर से आके उसको कुछ बोल नहीं सकता है कि आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बार बार इस बात पे जोर देता है कि किसी भी देश की सोवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए, दूसरे देश को किसी और देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक एजेंसी ऐसी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन ला सकती है किसी भी सदस्य देश के लिए कि काउंसिल ने ऐसा बोला है, अब आपको ऐसा करना है। मान लीजिए किसी 2 देश के बीच में झड़प है, किसी इलाके को लेकर तनाव है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोल दे कि अब उस इलाके से आप अपनी फोर्सेज हटा लीजिए, तो उस देश पर यह मैंडेटरी हो जाएगा कि अपनी फोर्सेज वो उस जगह से हटा ले, वरना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर जाके एक्शन भी ले सकती है। ठीक है, थ्योरेटिकली, टेक्निकली वो जाके वहां पे एक्शन भी ले सकती है। तो दिस वाज अबाउट द यूएनएससी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इट इज़ अबाउट द परचेज ऑफ फाइटर जेट्स। आपको पता है हमारे बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, पाकिस्तान, चाइना और अब नेपाल के साथ बॉर्डर पे भी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसकी वजह से देयर इज़ एन अर्जेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ 21 MiG-29, 12 सुखोई 30s फॉलोइंग बॉर्डर टेंशन। ठीक है, ये जो इनके नाम हैं, ये नाम आपको थोड़े मालूम रहने से ठीक रहता है कि कौन से देश के हैं। देखिए, मिग जो है रशियन प्लेन्स होती हैं और सुखोई जो है फ्रेंच प्लेन्स होती हैं। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, अर्लियर ड्यूरिंग द इंडियन एयरफोर्स डे ऑन 8th of October। देखिए, यही एक MCQ बन गया, बैंक्स में या किसी
किसी और एग्जाम में, यूपीएससी में तो आएगा नहीं पर किसी और एग्जाम में आसानी से पूछ दे सकता है कि व्हेन इज द एयरफोर्स डे। तो वो 8 अक्टूबर को 2019 को मनाया गया था। राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो चीफ ऑफ एयरफोर्स थे, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने बताया था कि अबाउट द प्लान्स फॉर प्रोक्योरिंग additional aircrafts. Now following the clashes and intense face-off among the line of actual control over the last couple of months, the proposal for procurement is likely to get its final approval next week. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 21 एडिशनल MiG-29 और 12 सुखोई MKI फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट 6000 करोड़ का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिलीवरी ऑफ, अब देखिए आज ऑर्डर प्लेस होगा, 2 साल लगेंगे आने में। जितना भी तेज कर लो 2 साल ये प्लेन्स को आने में लग ही जाएगा। ठीक है, तो सिंस द 2017 राफेल डील, दिस combined 33 फाइटर जेट्स विल बी फर्स्ट टू बी ऑर्डर्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। राफेल की 2017 में डील हुई थी, बहुत ज़्यादा उसको लेके न्यूज़ आई थी और 2019 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा वो बन गया था। ठीक है, अब उसके बाद पहली बार ये कोई प्लेन खरीदा जा रहा है। इंडिया हैज़ परचेज द टोटल ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन। ये आपसे बिल्कुल आसानी से किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि राफेल जेट्स कौन सी कंपनी से खरीदे जा रहे हैं, या दसॉल्ट एविएशन से जो प्लेन खरीदे जा रहे हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। MiG-29 फाइटर जेट्स जो हैं, तो इंडियन एयरफोर्स की ऑलरेडी 3 स्क्वाड्रन हैं जो कि सर्विस में है। रशियन कंपनी जो है वो मिकोयान उसकी मैन्युफैक्चरर है। ये क्या पता किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले। ये इतना पूछ सकता है कि मिग रशियन है और सुखोई भी देखिए रशियन कंपनी ही है। इसका डिज़ाइन किया सुखोई अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स इन इंडिया बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, सुखोई का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है HAL के द्वारा, ये आपको याद रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द सुखोई फाइटर जेट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, द बेंगलुरु बेस्ड इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनी इज लाइकली टू गेट द बिगेस्ट एवर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फॉर एन ऑर्डर ऑफ 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस के ऊपर पहले की 2 वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि तेजस का कॉन्ट्रैक्ट भी HAL को भी दिया जाएगा। तेजस इंडिया में ही डिज़ाइन की गई है और डेवलप की गई है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चलिए ये थी अबाउट दिस न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अब देखिए कोविड टेस्टिंग के लिए आई लैब क्रिएट किया गया है, जो कि क्या बताया जा रहा है न्यूज़ देखिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च द आई लैब या इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये किसके लिए किया गया है? कोरोना के लिए किया गया है। दिस इज द फर्स्ट एवर आई लैब इन इंडिया दैट वाज लॉन्च्ड। द आई लैब विल हेल्प इन स्केलिंग अप द टेस्टिंग फॉर कोविड-19 अक्रॉस द कंट्री। तो घूम घूम के टेस्टिंग होगी। कुल मिला के इतनी सी बात है कि एक बस में घूम घूम के जगह जगह जा जाके टेस्टिंग होगी। इट विल बी डिप्लॉयड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इन वन ऑफ इट्स कोविड-19 testing hubs. At present, there are more than 20 such hubs in the country operating on a daily basis. These hubs have 100 testing laboratories that have conducted over 260,000 tests to date. ठीक है, hubs ऐसे बनाए गए देश भर में जहाँ जहाँ पर टेस्टिंग होती है। अब उसमें ये घूमने वाली गाड़ी जा जाके टेस्टिंग करेगी। आई लैब इज अ मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी दैट विल बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स एंड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 अक्रॉस द इनएक्सेसिबल एरियाज इन रूरल रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है। अब कोरोना का अगला वेव जो फैलेगा वो ग्रामीण इलाकों में फैलेगा। अब तक सिर्फ शहरों में फैला था, जहाँ पर फिर भी लोगों को क्वारंटीन करना, मॉनिटर करना, लॉकडाउन इन्फोर्स करना फिर भी आसान था गवर्नमेंट के लिए। अब जो है ग्रामीण जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या विरल है, लोग दूर दूर रहते हैं, उतनी ज़्यादा पुलिस और गवर्नमेंट की अथॉरिटी कैसे वहाँ पे इन्फोर्स की जाए इसको लेके डाउट है। वहाँ पर अब कोरोना का अगला वेव फैलेगा ऐसी आशंका है। तो वहाँ पर अब जाके आपको घूम घूम के टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए गाड़ी बनाई गई है। अलॉन्ग विद एशियाज फर्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट इकोसिस्टम, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लोकेटेड एट विशाखापट्टनम। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन बनाया गया है विशाखापट्टनम में। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने ये DBT AMTZ कमांड सेटअप किया है, यानी कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कंसोर्टिया। ये देखिए कि जो सारे कीवर्ड्स मैं बताते जा रहा हूँ, इन सबको आपको सर्च करके इनके मीनिंग क्या है, इनसे रिलेटेड क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं, नोट करके रखने हैं। फॉर एड्रेसिंग द शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, द कंट्रीज फर्स्ट एवर आई लैब वॉज बिल्ट इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 8 days एट द AMTZ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब बनाए जा रहे हैं ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, जो कि कोरोना से टेस्टिंग से संबंधित जो इस तरह के इक्विपमेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किट्स वगैरह हैं, वो फटाफट में बन सकें, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, एक इसका जिक्र हुआ विशाखापट्टनम में है और दूसरी भी इस तरह की हैदराबाद में कहाँ पर बनाई जा रही है, ये आप नोट करके रखिए। आई लैब बताया जा रहा है द मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डायग्नोजिंग अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज। ठीक है, आई लैब में आई स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शियस। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर each of these I labs can conduct 25 RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
RT-PCR होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट एवरी डे, ठीक है। फिर 300 एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे टेस्ट होते हैं। एलिजा टेस्ट HIV के लिए किया जाता है, RT-PCR टेस्ट कोविड-19 के लिए किया जाता है। एंड ऑल्सो हैज़ द स्पेसिफिकेशंस टू कंडक्ट टेस्ट फॉर डिजीजेस लाइक HIV, TB एटसेट्रा। देखिए बता दिया इसमें। द लैब्स आर डिजाइंड इन BSL-2 बायो सेफ्टी लेवल 2 फैसिलिटी। अब देखिए बायो सेफ्टी लेवल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 1 2 3 इसमें कितने रैंकिंग्स होती हैं, गूगल करके नोट्स बना के इसको रखिए, ठीक है। द ऑटोमेटिव चेसिस फ्रेम ऑफ द व्हीकल इज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय भारत बेंज कंपनी द्वारा इस व्हीकल को बनाया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ है अबाउट द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट की, आप समझिए कि लॉकडाउन के बाद जो श्रमिकों को परेशानी हो रही है उससे डील करने के लिए सबसे बड़ा मासिव ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाली है। 20 जून को 25 स्कीम्स इसके तहत अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। ये अभियान है, ये अपने आप में स्कीम नहीं है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें 25 स्कीम्स को अनाउंस किया जाएगा। इसमें क्या होगा, द एम विल बी टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट फेस्ड बाय द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब तो पूरा फोकस अब देखिए अब रूरल एरियाज़ पे आ रहा है। रूरल एरियाज़ में टेस्टिंग के लिए ये आई लैब बनाया गया है रूरल एरियाज में टेस्टिंग के लिए आई लैब बनाया गया है, और अब वहाँ पर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए इस तरह की स्कीम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टारगेट ऑफ 125 डेज फॉर अचीविंग द टारगेट्स अंडर द स्कीम इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए देश में 600 के ऊपर कुछ जिले हैं, उसमें से 116 जिले में कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। 25 स्कीमों को लॉन्च किया जाएगा। ये 6 स्टेट्स में होंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो देश के सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे कम विकसित और सबसे गरीब राज्यों में से कुछ हैं, उनमें यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। टोटल ऑफ 6.7 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वापस पहुँचे शहरों से, तो वहाँ भी ये भी हो सकता है कि इनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स इन द कंट्री हैं, ठीक है। ये मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में बताया था आपको अबाउट द पेरेटो प्रिंसिपल। कोई भी पॉलिसी मेकर, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी प्रॉब्लम की तरफ देखती है तो सबसे पहले पकड़ती है कि कौन से वो 20% एरियाज़ हैं जहाँ पे 80% प्रॉब्लम है, या कौन से वो 20% एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस करके मैं 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। पेरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से दुनिया भर में सभी प्रॉब्लम्स को ऐसे आप डिक्लासीफाई कर सकते हैं कि 20% मेरी 80% प्रॉब्लम जो है वो 20% एरिया से आती है। तो उन्होंने माइग्रेंट वर्कर वाले इशू को देखा और बोला कि भाई 80% माइग्रेंट वर्कर कहाँ जा रहे हैं, मैं वहीं पे फोकस करता हूँ। तो ऐसा तो आप कह सकते हो कि पूरे देश भर में ये समस्या है, ठीक है। तो देश भर में 600 के ऊपर जिले हैं, पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कुछ 6 राज्य हैं जहाँ पे के कुछ आपको देख सकते हैं कि 160 के आसपास जिले हैं जहाँ पर कि ये प्रॉब्लम हम जाके सॉल्व कर सकते हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको इसमें क्या हुआ है कि इनमें जो वर्कर्स हैं उनको स्किल सेट के द्वारा मैप कर लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि कौन से वर्कर में क्या स्किल है, वो उन स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से। अब ये जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मिनिमम ऑफ अब ऐसे ही जिलों को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे कि कम से कम 25,000 रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है। अंडर द स्कीम द 25 मर्ज स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ स्कीम्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन टू हाउस होल्ड्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। क्या होगा बेसिकली, देखिए नरेगा की जो स्कीम है, दुनिया भर में कहीं भी स्लो डाउन होता है, इकोनॉमिक रिसेशन होता है, तो यही किया जाता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उससे लोगों को मजदूरी में इंगेज करते हैं और उनको पैसा देते हैं। तो क्या होता है देखिए कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो गया और लोगों को भी आपने काम में इंगेज करके उन्हें पैसे भी दे दिए, तो लोगों को काम भी मिल गया और देश का भी भला हो गया इसमें, ठीक है। तो 25 स्कीम्स को मर्ज करके, जिसमें कि हाउस कंस्ट्रक्शन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन टू आपको हाउस होल्ड्स है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इन सब का काम कराया जाएगा। द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स हु रिक्वायर अ जॉब विल बी हायर्ड बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट अंडर द स्कीम, ठीक है। तो उसमें बजट इसके लिए जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए तो 20 क्या बताया जा रहा है कि जो जितना 20 ट्रिलियन का अनाउंस किया गया था, ये अमाउंट अब एक बार चेक कर लीजिए, मैं श्योर नहीं हूँ, 20 ट्रिलियन का अमाउंट क्या अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मई में, उसमें से पैसा निकलेगा इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए, ठीक है। 2020-21 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है बजट 1 फरवरी को एक टोटल ऑफ 61,500 करोड़ फॉर क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। ऑन थर्सडे 18 जून द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट अ टोटल ऑफ ₹50,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज्ड इन द गरीब कल्याण रोजगार अभियान फ्रॉम द ऑलरेडी अप्रूव्ड ₹61,500 फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है।
है। तो बजट में देखिए 61,500 पहले ही सरकार का फोकस था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल ही ये डेटा आया था 2019 का डेटा कि पिछले 4 दशकों में 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। ठीक है, तो गवर्नमेंट पहले से ही फोकस थी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना है। उसके बाद इस कोरोना संबंधित प्रॉब्लम से तो वो और ज़्यादा विभीषिका उसकी बढ़ गई। तो चलिए, पैसा पहले से ही ईयर मार्क्ड था, उसमें से 50,000 लेके इस स्कीम को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले महीने अप्रूव किया है फॉर क्रिएटिंग जॉब्स इन द रूरल सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। दिस अमाउंट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल बजट। ठीक है, तो एक तो 50,000 रुपये में ये कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, आपको गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत वहाँ पे काम किया जाएगा। और उसके अलावा भी रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने अनाउंस किए हैं पिछले महीने। ये आपको याद रहना चाहिए। इन अमाउंट्स को लेके आपको कंफ्यूज करने वाले कोई भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए जो पैसा अनाउंस किया गया है वो ABCD ऐसा करके आ जाएगा। वो पहले से ही सरकार ने बजट में अनाउंस किया हुआ था। B 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए अनाउंस किए हुए हैं। अब इसमें से कौन सा सही है? बोथ A and B, A and not B ऐसा करके। ठीक है, इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये अमाउंट आपको क्लियर रहना चाहिए अपने मन में कि इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए तो आपसे आसानी से बन जाए। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की न्यूज़ की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच, मेरी कवरेज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। साथ ही साथ स्टैटिक से जो रेलिवेंट पोर्शंस मैंने आपको मेंशन किए हैं वो सब आप रिवाइज करते हुए, ब्रशअप करते हुए चलेंगे। अभी अभी आपने वीडियो देखा है, अगर तुरंत आप ब्रशअप कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो जाके अच्छे से स्टोर हो जाएगा। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यूज़ का कवरेज अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और किस तरह की वीडियोस आप यूपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।